बाइसिस्कोप ये बिहार विद वॉक विद बिहार के इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। औपचारिकता हम लोग कर चुके हैं और चुनाव का समय है। आप लोग अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा इस वक्त जनता के बीच जाने में और उनको अपने मुद्दे समझाने में, समीकरणों को साधने में लगा रहे हैं, तो शुभकामनाएं भी हैं। बातचीत खालिद जी, थोड़ा सा मुकेश सहनी जी के बारे में हम भी बोलेंगे। तकरीबन 5-7 सालों से मैं तब इनसे जुड़ा हूँ और दल कोई भी हो, सम्मान सभी लोगों का करते हैं। आज तक सम्मान में कभी भी कोई कमी हम लोगों को महसूस नहीं हुई। चलिए हम लोग भी इनका सम्मान करें और हम लोग भी शुरुआत करें क्वेश्चन का। बड़े नेता हमेशा सम्मानित व्यवहार ही करते हैं और मुकेश सहनी जी को क्या कहने। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुकेश सहनी जी, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या सारे मुद्दे लोगों के बीच रख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विपक्ष में जो होता है ना, उनके पास एक ही काम होता है, अपने समर्थक के पास जाना, अपने कार्यकर्ता के पास जाना। बिहार के हर एक नागरिक यहाँ पे हजारों समस्या खड़ा है और हमेशा कोशिश करते कि इनको कैसे समस्या से दूर किया जाए और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि कैसे इनके खुशी में, इनके दुख सुख में कैसे हम शामिल होते रहे। तो जो विपक्ष में होता है उनके पास यही काम होता है। सत्ता में जो होते हैं वो तो सरकार का मजा लेते हैं और विपक्ष का काम एक ही होता है, जनता के पास जाना। 365 दिन जब से भाजपा ने हमारे विधायक खरीद लिए और हमको सरकार से बाहर कर दिए, तो हमारे पास एक ही काम था, हम अपने लोगों के बीच में जाना और मजबूती से अपने लोगों के बीच में जा गए हैं। और इस बार बिहार का चुनाव है और कुछ ही दिनों में राज्य में आचार संहिता लागू होगा और हम लोग एकदम रेडी हैं और बिहार में बदलाव के लिए बिहार की जनता भी रेडी है। सन ऑफ मल्लाह पे एक आरोप, जो राजनीतिक आरोप लगता है, वो ये कि भैया ये खेवैया तो हैं लेकिन अपनी नाव को ये नाविक किधर लगाएगा अंत तक पता नहीं चलता है। नहीं, देखिए, तो महागठबंधन के साथ मजबूती से है ना आप। देखिए, अक्सर गांव में कोई गरीब आदमी होता है और गांव में चोरी अगर हो ना तो सब आरोप उनके ऊपर सिद्ध लगा देते हैं और कमजोर होने के कारण लगा देते हैं। तो आज राज्य में लोग, आज भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, वो बार बार नीतीश कुमार जी से हाथ मिलाते हैं। उनको कोई पलटू राम नहीं कह रहे, लेकिन गरीब पिछड़ा दलित का बेटा नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। हम तो डंके के चोट पे कह रहे हैं कि हम जहां हैं वहां मजबूती से हम हैं। लोग मुकेश सहनी के साथ गलत कर रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं, फिर भी वो इंतजार करते हैं कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ जाए। तो उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो? नहीं, सवाल तो सभी से आप ऐसे कैसे कर सकते हो? जो आदमी का पार्टी तोड़ लेते हो, जिनसे लड़ाई लड़ते हो, उन्हीं का इंतजार क्यों करते हो? तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े पार्टी अपने आप को कहलाते हो, इस राज्य के सबसे बड़े पार्टी अपने आप को मानते हो। उसके बावजूद भी आपको हर आदमी वो क्यों जरूरी है जिनको आप खत्म करने का कोशिश करते हो और जब वो खत्म नहीं होता तो उसके आप पैर पकड़ लेते हो। जैसे नीतीश कुमार जी को 2014 में उनको खत्म करने के लिए सोच रखा, 15 में नीतीश जी अपने पैर पे खड़ा होकर राज्य में ये हुआ, फिर उनके पैर में गिर गया। नीतीश हमारे चिराग पासवान जी की पार्टी को, उनके विधायक सांसद को दल बना के चाचा को मंत्री बना देना और फिर नहीं बात बना तो चिराग जी के सामने झुक जाना। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी का, ये हम लोगों का नहीं है। हम तो अपने विचार के साथ मजबूती से खड़े हैं और मजबूती से महागठबंधन में आज है और आगे भी रहने का इरादा हम रखते हैं। सिर्फ हमारे सहयोगी ऐसा ना चाहे जो पिछली बार हुआ, बाकी हम तो मजबूती से जहां वहां है। मेरे सवाल का स्पेस आप दे दीजिए। आरोप इसीलिए लगते हैं कि ये अफसर आप ही देते हैं। अभी बयान आपका आया कि भैया सीटों पर तो हम थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन डिप्टी सीएम पर हम समझौता नहीं करेंगे। इसकी आवश्यकता थी क्या? क्यों नहीं? अफसर तो आपने दिया ना। देखिए, सवाल यहाँ पे है कि अगर हम आपके साथ हैं और एक बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की अगुवाई, उनको मानने वाले राज्य में 33% है और हमारे पास अपना कोर 11% वोट है, तो आज हमारे लोग आपको क्यों वोट करेंगे? उस सरकार में हमारा हिस्सेदारी क्या होना चाहिए? तो यह स्पष्ट होना है ना
सीएम के लिए दावेदारी करते तो आप कह सकते कि गलत है। एक अति पिछड़ा का बेटा 37% जिसके पास वोट हो और डिप्टी सीएम के लिए अगर दावेदारी कर रहा है तो क्या कोई गलत कर रहा है क्या? डिप्टी सीएम तो होना ही है, किन्हीं ना किन्हीं को तो बनना है। तो आज हमारे गठबंधन में बताइए कि जैसे सीएम के लिए 1 नंबर का कुर्सी तेजस्वी जी के लिए, इससे बड़ा चेहरा, तेजस्वी से बड़ा चेहरा हमारे गठबंधन में नहीं है कोई। तो आप ये और इससे बड़ा दल भी कोई नहीं है। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि तेजस्वी जी का नाम पे कोई किंतु परंतु है, ठीक है। उसी तरीके से बिहार में वीआईपी पार्टी का एक अपना वोट है, एक जनाधार है, और मजबूती से हम लोगों ने साबित किया है। राज्य में जब भी उपचुनाव हुआ है तो हमने अकेले चुनाव लड़कर हमने दिखाया, कहीं 30,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000 वोट हमने हमेशा लाके दिखाया। और इससे स्पष्ट होता कि वीआईपी पार्टी के पास ये अपना एक जनाधार है, और जहां पे हमने लड़ा वहां पे मजबूती से एनडीए को धूल चाटना पड़ा। ऐसी हमारी ताकत है। और इतनी ताकत होने के बाद भी अगर मल्ला का बेटा राज्य में अगर डिप्टी सीएम ना बने तो फिर कौन बनेगा? आप नहीं चाहते कि एक मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बने? मैं तो मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं आपको। आप बट अभी फिलहाल आप डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। अभी आप डिप्टी सीएम का शुभकामना दीजिए। मैं तो सभी को शुभकामनाएं ये देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सवाल जरूर करूंगा आपसे कि आप अपनी सभाओं में, अपनी रैलीज में, अपने समाज के बीच में कहते हैं कि आप सहनी के नेता हैं, लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि आपके पीछे 37% वोट है, यानी किसी को आप नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरे घटक दलों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, हमारा विचार ये है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का विचार है, और ये विचार जो है बिहार में 37% है, और इस पे हम काम कर रहे हैं। हमने अपने पिछले बार अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन जब हुआ, हमने बिहार में नहीं देश में पहला पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने पार्टी के अंदर में एससी और अति पिछड़ा के लिए सीट रिजर्व किया। हमने घोषणा किया कि हमारे पास जितने भी सीट प्राप्त होगा उसका 50 सीट जो है अति पिछड़ा और एससी को हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। ये हिम्मत बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। सिर्फ कहेंगे कि हम कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मान रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा है ना, लेकिन आप बताइए कि पिछले बार 2020 में जब चुनाव हुआ 110 सीट भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और 110 सीट में 55 सीट जो है जनरल वर्ग को उन्होंने चुनाव लड़ाया, और अति पिछड़ा जो 37% है उनको मात्र 9% टिकट उन्होंने देने का काम किया। आप बताइए, सिर्फ वोट लेने के लिए बैठे हैं या अति पिछड़ा वोट देने के लिए बैठे हैं? आप उनके जनसंख्या का बात में क्यों नहीं आप उनको टिकट दे रहे हैं? सिर्फ 9% क्यों दे रहे हैं 37% का? और जिनकी आबादी 10 से 12% है उनको आप 50% आप टिकट दे रहे हैं, तो आपकी पार्टी को क्या माना जाएगा? लेकिन हमने डंके के चोट पे हमने कहा कि हमारी पार्टी अति पिछड़ा का है, और अति पिछड़ा की जितने संख्या है उतने हम हिस्सेदारी देंगे। मुकेश जी, हम ये जानना चाहेंगे, देखिए 2020 में भी आप मतलब जब घोषणा हो रहा था उससे पहले भी आप महागठबंधन के साथ थे, लेकिन उस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पर हम लोग भी मौजूद थे, उसके बाद जो सिनेरियो बनी, लेकिन अभी भी आपको बीजेपी हो, जदयू हो, तमाम लोग पसंद कर रहे हैं। आपसे अशोक चौधरी बहुत दिन पहले मिलने भी गए थे। क्या अगर एनडीए अगर मौका दे, जो फिर से अगर सामंजस्य हो, आपकी बात जो आप कर रहे हैं वो बातों को मान लेते, क्या जाएंगे? हमको उनसे मौका नहीं चाहिए, उनको मौका चाहिए तो हमसे सवाल कीजिए। हमको एनडीए से कोई मौका नहीं चाहिए, ठीक है। और ये तो आप मानते हैं ना, सदियों से मल्ला के बेटा के बगैर भगवान श्री राम पार नहीं लगे थे। बिल्कुल। तो भगवान श्री राम को भी पार लगना था तो केवट महाराज के सामने आना पड़ा, और केवट महाराज ही उनको पार किए थे। उसी तरीके से नाव हमारे पास है, जिनको पार लगना वो नाव के पास आना है, ना ही कि नाव किसी के पास जाने वाला क्या है। शर्त मुकेश सहनी के रहेंगे? एनडीए के लिए क्या शर्त रहेगा? एनडीए के साथ तो एनडीए के लिए बात करना भी थोड़ा गुनाह है इस मंच पे। एनडीए के बारे में बातें मत कीजिए, ठीक है। वो अजगर सांप है, जो उनको पालते उन्हीं को खा जाते हैं, ठीक है। ये इतिहास गवाह है। तो एनडीए के बारे में चर्चा नहीं कीजिए, और एनडीए जहां है वहीं रहेंगे, और इस बार सत्ता से उनको हम लोग बाहर करेंगे। मुकेश सहनी को लेकर के अगर बात करें तो मुकेश सहनी कितना सीट पर मतलब डिमांड ठोक रहे हैं, कितना सीट चाहिए? क्योंकि कई जगह जो है आपके कार्यकर्ता जो है वो तैयारी कर रहे हैं, कई जगह वो बातों को रख भी रहे हैं, तो कहां पर मतलब कितनी सीटों पर आप चाहते हैं? अंशु, माफी के साथ इस सवाल को ही मैं दूसरे तरीके से रख देता हूं कि ये जो बार्गेन नाविक है, बार्गेन नाविक, वो आखिर कैसे मानेगा? किनारे कब लगाएगा नैया? वही देखिए, कितनी सीटें आपको चाहिए? और डिप्टी सीएम वाला तो आपने कंफर्म कर ही दिया। देखिए, 243 सीट है, महागठबंधन बना हुआ है, इसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी हैं, हम लोग सदस्य हैं,
और 243 से 300 सीट नहीं है। सभी दल को पता है कि हमारी शक्ति ताकत क्या है, और हमारे पार्टी का इंटरनल मानना है कि हमारी पार्टी आने वाले विधानसभा में 60 सीट पर लड़ेंगे, डिप्टी सीएम होंगे। ये हमारी इंटरनल पार्टी का एक ब्लूप्रिंट है। लेकिन गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे हम हैं, वहां पे हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए हिस्सेदारी तय करेंगे और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीट के लिए हमारे गठबंधन में मैं मानता हूं कि लड़ाई नहीं होना चाहिए, और हमारे पास पर्याप्त सीट है। सभी लोगों को अपने ताकत के अनुकूल, अपने जनाधार के अनुकूल अगर सीट अगर मांगते हैं तो हमारे पास सीट बंटने के बाद भी हमारे पास सीट बच जाता है, इतनी हमारे पास है। ऐसे तो सभी पार्टी के पास ऑप्शन है 243 लड़ने का, लेकिन जब 243 लड़ेंगे तो रिजल्ट जो है 0 होना है। और हम लोग साथ इसलिए लड़ते हैं कि मजबूती से एक दूसरे को मदद करेंगे तो हमारे चुनाव जो है हम जीत के आएंगे। तो मेरा मानना है कि गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे हमारे गठबंधन में उचित वीआईपी पार्टी को सम्मान मिल जाएगा, और इसमें छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। न्यूज रहा को कि मंच से जी हाँ, आप ये ब्रेकिंग न्यूज बना ही दीजिए आज, ये ब्रेकिंग दे ही दीजिए कि कितने पे मानेगी वीआईपी। देखिए 243 तो पूरा महागठबंधन लड़ेंगे, और हम अपने छोटे भाई को सीएम बनाने के लिए जितना हो सकता उतना हम अपनी सीट का कुर्बानी देंगे। सिर्फ एक चीज, डिप्टी सीएम का पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। डिप्टी सीएम मत से कोई कंप्रोमाइज नहीं, अगर लेकिन सीट पर अगर कुछ कम हो तो हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बिहार में गठबंधन सरकार बनाने के लिए हम लोग जितना संभव है उतना हम लोग उस पर कम ज्यादा कर लेंगे। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि सीट के लिए लड़ाई होगा। लेकिन डिप्टी सीएम बनना है। हाँ, इसमें कोई किंतु परंतु, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीट के त्याग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर मुकेश ये पूछें जो बिहार के विकास के लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट आप रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए आप एनडीए के लोग कहते हैं बहुत सारा विकास। एक मिनट, डिप्टी सीएम की बात आप कर रहे हैं सानी जी, तो अगर डिप्टी सीएम के लिए तैयार बीजेपी नहीं आपके गठबंधन के लोग नहीं हुए तो क्या आप बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप खुले तौर से बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम पे कोई समझौता नहीं। देखिए मुझे मालूम है ना कि इस पे समझौता होना ही नहीं है। पहले बात हो चुका इसलिए बोल रहे हैं, अगर बात नहीं होता तो नहीं बोलते। तो कांग्रेस से बात हो चुकी है, सबसे बात हो चुका है, और डिप्टी सीएम में कोई कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। अगर कंफ्यूजन होता तो हम बात रखते ही नहीं। जैसे सीट के लिए हम बात कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ऐसे तो सबसे ज्यादा हर पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है सीट रहेगा तो ही डिप्टी सीएम और सीएम होंगे। अगर सीट नहीं होगा तो ना कोई सीएम बनेगा ना कोई डिप्टी सीएम बनेंगे। जैसे आज हमारे पास विधायक खरीद लिया भाजपा, तो हमारे पास सीट नहीं है, जिसके कारण अब हम रोड पे हैं। अगर यही हमारे विधायक होता तो फिर तेजस्वी जी के साथ मिलकर हम सरकार बना लेते, डिप्टी सीएम हो जाते। सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ। अगर सीट मिल गया और साथ में कैंडिडेट भी दिया गया आपको, जैसे बीजेपी ने दिया था। नहीं, देखिए ये जब हम गठबंधन में रहते हैं तो बहुत सारा चीजें होता है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, जीत, और कैंडिडेट हमको इसी राज्य के नागरिक को बनाना होता है, समीकरण बना के। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, और वो सहयोगी के साथ एक दूसरे, जहां हमारे सीट नहीं है हम वहां पे हम अपने सीट के साथ अगर कैंडिडेट भी दिया गया, ये इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सब हम लोग का इंटरनल मामला है। इस पे कहां से आप लोग घुस रहे हैं इसमें? मुकेश खालिद जी, मैं एक सवाल ले लेता हूं। मतलब कई इंटरनल भी बातचीत हुई है आपसे, तो बिहार के विकास को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट आपके हैं? क्योंकि आप मुंबई में रहे हैं, मुंबई में चीजें, यहाँ पर सबसे बातें जो होती है सरकार को लेकर के होती है, जो कहा जाता है जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं जो है परेशानी होती है। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो क्या इस पर निर्णय करेंगे या जो लागू है वही करेंगे? देखिए, शराबबंदी बिहार के हित के लिए था और है और आगे भी रह सकता है। सिर्फ जो सरकार का जो कानून है वो सही से अमल नहीं हो रहा है, जिसके कारण घर घर में शराब तो बिक ही रहा है। सरकार का एक बड़ा हिस्सा जो राजस्व जो है नुकसान हो रहा है। तो इस पे आने वाले समय में जब हमारे कंट्रोल में आएंगे सरकार, उसके बाद इस पे एक हम लोग समीक्षा करेंगे सरकार के अंदर, नेता के साथ, राज्य के जनता के साथ। उस समय में एक बेहतर इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। सरकार चाहेंगे तो सही से ये लागू भी हो सकता है। अगर किसी कारण अगर लागू नहीं होता, इस पे जनता का राय लिया जाएगा, ना ही कि ये, क्योंकि ये राज्य के हर नागरिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें बहुत सारे राज्य में नागरिक जो है इसको
वो चाहते हैं कि चालू रहे और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये शराबबंदी बंद ही रहे। तो इस पे दो तरह के राय है। इस पे हम लोग सरकार में आने के बाद पूरी ब्लूप्रिंट समझने के बाद इस पे हम लोग अपना निर्णय लेंगे। एक और सवाल लेते हैं। प्रशांत किशोर इन दोनों खुलासा पर खुलासा कर रहे हैं और सभी लोगों के बारे में वो कह रहे हैं, क्या लग रहा है वो जो कह रहे हैं उनमें सच्चाई है? अब जिनके ऊपर कह रहे हैं उनको आके जवाब देना है। अब हम तो अभी उन लोगों के बारे में स्टडी करने के लिए जा नहीं रहे, हमारे पास काम थोड़े कम है जो ये सब चीजों में हम उलझेंगे। रहा कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं जिनके ऊपर, उनको अभी आके बताना है, आप ही के बीच में आके बताना कि आरोप सही है या गलत है। वो लोग आपस में कर रहे हैं, बाकी हम लोगों को तो क्या है कि जो चीज आरोप लगा रहे हैं वो हमारे पास भी पेपर आएगा तो उस पर हम लोग आगे संज्ञान में लेंगे। एक अंतिम सवाल वाइंड अप करने से पहले, महागठबंधन को एनडीए सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि 243 में से 225 सीटें तो हम जीत रहे हैं और बाकी में भी मुकेश सहनी और अभी कोई लोग अगर दिन में सपना देखता हो तो उसको हम क्या रोक सकते हैं? वो 225 से बोल रहे हैं, वो 243 भी बोल देंगे कुछ दिन के बाद। अगर नीतीश जी को मंच पे लाइएगा और वो आपके सवाल का जवाब देंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार जी 243 की जगह 244 का नंबर ले लेंगे कि 244 जीतेंगे। अपना फिगर आप बता दीजिए, महागठबंधन का क्या फिगर रहेगा? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। राज्य के जनता पे हमको भरोसा है। राज्य का जनता बदलाव चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नाम पे बिहार में इस बार सरकार नहीं बनना है। पिछली बार ही 2020 में अटकते पटकते लटकते जैसे हो एनडीए का सरकार बना, वो भी मल्ला का बेटा के सहयोग से। अगर मैं नहीं रहता तो सरकार नहीं बनता, या बाद में भी अगर हम समर्थन नहीं देते 4 विधायक का तो भी सरकार नहीं बनता। तो लटकते पटकते सरकार बना लिए। जो मोदी जी के पास औरा जो था 303 सांसद का, वो घट के 240 पे लटकते हुए इस बार खुद ही सरकार बनाए। नीतीश जी उस समय से और अभी 5 साल में देखेंगे, नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं। जितना फिट उस समय में थे 2020 में, उतना फिट अभी नहीं है। अगर इतना फिट अगर होते तो जो अभी आरोप लग रहा है उसमें अभी तक मंत्री को बर्खास्त कर दिए होते। यही मुख्यमंत्री जी है जब 2020 में सरकार बना और मुंगेर से मेवालाल चौधरी जी जो मंत्री का शपथ लिए और उनके ऊपर आरोप लगा यूनिवर्सिटी का 14 करोड़ रुपए का घोटाला का, वो सिद्ध होने से पहले सिर्फ आरोप था, मीडिया में चला ही और सदस्यता उनका समाप्त कर दिया गया। तो ये नीतीश जी का काम करने का तरीका रहा। आज नीतीश कुमार जी अस्वस्थ होने के कारण राज्य में नहीं देख पा रहे हैं, इसके कारण ये सारा इतना भ्रष्टाचार वगैरह सब हो रहा है। तो आने वाला समय में अभी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। अभी जनता जो है नीतीश जी को छोड़कर तेजस्वी जी, मुकेश सहनी, तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने के लिए तैयार है। चलिए, सवाल कई हैं और आज कि आपके पास जवाब भी हैं। कॉन्क्लेव का फायदा यही होता है कि हम लोग बेहतर ढंग से बिल्कुल सुन पाते हैं नेताओं को, और जनता जो इस वक्त लाइव प्रसारण देख रही है उसको भी ये इत्मीनान होता है कि हाँ, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और न्यूज़ बाय स्कूप में। धन्यवाद।